हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जनवरी 2023 मंथ करंट अफेयर में हम लोग पॉलिटी एंड आईआर सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमी सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमी में है डब्ल्यूटीओ न्यू एग्रीमेंट और फिशरी सब्सिडी। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यूटीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो फिशरीज सेक्टर के ऊपर एक प्रकार से जो है एक एग्रीमेंट बना है, ठीक है, कि किसी फिशरीज सेक्टर में कितना सब्सिडी प्रोवाइड करना है, कितना नहीं करना है। ऐसा होता है कि कई गवर्नमेंट होती हैं जो कि फिशरी सेक्टर में या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी ज़्यादा देती हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट प्रभावित होता है। और इसको लेके बेसिकली कई कंट्रीज जो हैं वो जैसे चाइना हुआ, यूएसए हुआ, वो डब्ल्यूटीओ में या ऐसे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे दिखा मतलब इंडिया के खिलाफ एक करती है कि भाई आप जो है सब्सिडी ज़्यादा देते हैं जिससे मार्केट प्रभावित होता है, या आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है मतलब कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इन सभी बेसिस पे। तो ये सारे एक पॉइंट्स होते हैं मार्केट को लेके, और जो कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। फिशरीज सेक्टर के लिए एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज होता है ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसपे कि प्रश्न भी आपके पीसीएस वाले प्रीलिम्स में कई बार आए हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सभी कई टर्मिनोलॉजी यूज होते रहते हैं। आप लोग व्हाइट और ग्रीन के बारे में तो फैमिलियर हैं ही। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है कि भाई ओशियन है, ओशियन से जो भी एक प्रकार से रिसोर्सेज, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट फूड सोर्स के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं फिश को, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दे जाए। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17 गोल हैं, उसमें 14वां गोल है किस प्रकार से लाइफ अंडर वाटर, मतलब क्या कहते हैं, ओशियंस, सी, इनका भी एक हेल्थ होता है। अगर आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेंट की बात करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनका काम क्या होता है कि जो भी एक प्रकार से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको एक प्रकार से क्या न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ओशियंस भी एक प्रकार से उसका काम करती हैं कि भाई वहाँ भी प्लांट स्पीसीज हैं, वहाँ भी एक प्रकार से कोरल रीफ्स हैं, अंडर वाटर भी एक प्रकार से पूरा सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो बैलेंस बनाए रखता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेंट का। तो खैर फिलहाल आज हम लोग का टॉपिक इन सब चीज़ से थोड़ा सा हट के है। आज ये है कि भाई जो फिशरीज सेक्टर में एक प्रकार से इंडिया की क्या स्थिति है, क्या टारगेट्स हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है दुनिया में, ठीक, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा देखा जाए इंडिया हैज मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फिश। तो फिशरी जैसे दो तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साउथर्न वाला पोर्शन है कोस्टल स्टेट्स का, तो उसमें जैसे कि ओशियंस के अंदर जो फिशरी सेक्टर को कंट्रोल करने का एक प्रकार से है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन जो इनलैंड फिशरीज है, मतलब किसी राज्य के अंतर्गत कोई लेक है, कोई रिवर है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। तो जैसा कि लिखा है इनलैंड फिशरी आर फुली मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और कोस्टल स्टेट्स जैसे कि आपका गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, और उसके ऊपर आपका वो आ गया उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुल मिला के ऐसे 9 कोस्टल स्टेट हैं। इसके अलावा आइलैंड्स तो हैं ही। तो ठीक ठाक स्थिति है कि इंडिया एक हब बन सकता है फिश के एक्सपोर्ट में। और एज ए फूड सोर्स काफ़ी राज्यों में, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे कई राज्यों में जो वहाँ के लोग होते हैं, वो बेसिकली फिश का एक प्रकार से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ठीक ठाक है, तो उसको जो है कंज्यूम करते हैं। तो किस प्रकार से फिशरी सेक्टर में डेवलपमेंट लाके, और ऐसा देखा कि ऑलमोस्ट 9 मिलियन पीपल, मतलब लगभग 90 लाख लोग और उनके परिवार जो हैं, ये इस सेक्टर पे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो किस प्रकार से एक ऐसी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए और मार्केट प्रभावित ना हो, तो उसको लेके ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपका प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना भी इसी को लेकर किया गया था, किस प्रकार से फिशरी सेक्टर को बूस्ट किया जाना चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए। और इसको लेके किसान क्रेडिट कार्ड में जो है फिशरी सेक्टर को 2019 में इंक्लूड किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? ये आपका 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मान लीजिए कोई किसान है, गरीब किसान है, उसको जो है सीड्स के लिए, कोई फसल उसको बोनी है, उसको सीड्स के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसको मान लीजिए सिंचाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या उसको एक प्रकार से खेत जोतने के लिए जो है क्रॉपिंग के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए, समझ रहे हैं ना, लास्ट में हार्वेस्टिंग के लिए कुछ चाहिए, फिर मार्केट तक ले जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ढेर सारे कॉस्ट उसमें ऐड अप हो जाते हैं। तो छोटा-मोटा उसको लोन चाहिए, लेकिन कोलेटरल उसके पास कुछ देने के लिए है नहीं, गिरवी देने के लिए कुछ है नहीं उसके पास कागज़ात, और उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि
आपको किसी को कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो फिर वो ऐसे कुछ साहूकार के पास जाते हैं जो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर बैंक क्रेडिट फैसिलिटी दे तो उसी के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड है कि भाई कोलेट्रल फ्री लोन कम से कम जो है, मान लीजिए कि थोड़े बहुत अमाउंट के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है ताकि आप जाके एटीएम से भी निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर भी आजकल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज सेक्टर, स्मॉल फार्मर्स, ये सभी इसके द्वारा एक प्रकार से बेनिफिटेड हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? आपका कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने किस प्रकार से ये कर सकते हैं। और चूंकि फिशरी सेक्टर को किसान क्रेडिट कार्ड में इंक्लूड कर दिया गया है तो यहाँ पे भी क्रेडिट फैसिलिटी इनको दी गई है, ठीक है। तो इंडिया में भी सब्सिडी दी जाती है, ऑलमोस्ट $15 की सब्सिडी दी जाती है आपको पर फैमिली, ठीक है। मेरे ख्याल से पर ईयर दी जाती है, पर ईयर पर फैमिली $15 की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका जो बेनिफिट है, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 ऐसा करके है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो ये एग्रीमेंट इसलिए है कि भाई कोई भी इल्लीगल फिशरी है, ठीक है। काफ़ी जगह होते हैं कि कहीं एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओशियन है, ओशियन एक लिविंग सिस्टम है, उनका भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम है और एक फूड चेन है, ठीक। जैसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाते हैं, जूप्लैंक्टन को फिश खाते हैं। तो इस प्रकार से एक उनका सिस्टम बना हुआ है, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम। अगर ओवर फिशिंग होगी तब भी समस्याएं हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रकार से जो है, जैसा कि हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, तो अपने को इसका भी जो है एक प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और लगभग 98% वर्ल्ड ट्रेड को जो है ये कवर करता है। तो ये एक मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, जो वैसे तो रीजनल कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आसियान हो गया, इसके इसके अलावा आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया। तो ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेसिकली जो है रीजन के ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है एक प्रकार से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और जैसे कि आपको पता होगा कि 1944 में कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, काफी फेमस कॉन्फ्रेंस है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक। इसके अंतर्गत दो बॉडी जो है इससे निकली थी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रकार से निकली थी। इसी जो एक प्रकार से ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1947 में एक और ऑर्गेनाइजेशन जो निकला वो था GATT गट, बेसिकली जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये किसी प्रकार का एक प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में। तो कितना टैरिफ लगाया जाना चाहिए, ठीक है, कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड को रोकने के लिए कई प्रकार के बैरियर्स भी लगाए जाते हैं, कई प्रकार की ड्यूटी लगा दी जाती है। मान लीजिए किसी भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, उसको अगर ग्लोबली जो है एक प्रकार से मार्केट में उसको चाहते हैं कि हमारे मार्केट से, इंडिया चाहता है कि चाइना का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए, तो क्या करेगा, चाइना के प्रोडक्ट पे जो है कुछ ना कुछ टैरिफ लगा देगा, कुछ ना कुछ जो है डायरेक्ट ड्यूटी लगाएगा, टैक्स लगाएगा, ताकि यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको नुकसान ना पड़े, इनका डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको एक प्रकार से वो ना कर सके। खैर, जो गट है ये आपका उरुग्वे कॉन्फ्रेंस हुआ 1986 टू 1984। तो 1986 टू 1984 जो कि मार्केस एग्रीमेंट के 1994 मार्केस एग्रीमेंट के तहत जो है ये आपका उरुग्वे राउंड हुआ, जिसके बाद 1995 में बॉडी का नाम रखा गया WTO, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। कोई भी इस प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो इन इंडिया में जो है इनइक्वालिटी है, ऐसा एक रिपोर्ट दिया गया ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्सफॉर्म कई रिपोर्ट निकालती रहती है, इसे समझ रहे हैं ना। तो ऑक्सफॉर्म में काफ़ी रिपोर्ट्स आते हैं, एक मैंने वीडियो ही बनाया था जिसमें सारे के सारे रिपोर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके अलावा आपका जो भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और यूनाइटेड नेशन ढेर सारे इनसे यूनेस्को हो गई। तो इसके अलावा ढेर सारे रिपोर्ट्स आते हैं, तो वो सारे के सारे मैंने कंपाइल कर रखे थे, उसमें ठीक ठाक रिपोर्ट्स थे। इसके अलावा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो सारे रिपोर्ट जैसे कि आपका यूपीएससी में आप देख भी सकते हैं PYQ में। हाँ, PCS में तो बहुत ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला, इक्का दुक्का जगह वहाँ पे भी है कि रिपोर्ट्स पूछे गए हैं, लेकिन हाँ यूपीएससी में जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर दूसरे साल पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है। तो रिपोर्ट जितने भी आते हैं साल भर में वो तो आपको पता ही होना चाहिए, और कुछ रिपोर्ट्स तो एवरग्रीन है, वो हर साल आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट निकाला गया सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। तो इंडिया में देखा गया कि भाई जो
गैप है, गैप, ठीक है, गैप बढ़ता जा रहा है रिच और पुअर के बीच में। भले ही एक प्रकार से जो है पर कैपिटा इनकम क्या कहते हैं बढ़ रहा है, लेकिन भाई एक प्रकार से जो वो है, जो सबसे पुअर व्यक्ति है उसमें जो है जो सुधार है उसमें कोई बहुत ज़्यादा आया नहीं है, ठीक है। तो जो एक गैप है जिसका डाटा जो है दिया है आपका, यही रिपोर्ट में ही जो डाटा दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर के 1% हैं, ऊपर के 1% जो भी लोग हैं, मान लीजिए कि जितने भी लोग हैं उसमें टॉप 1% जो रिच लोग हैं उनके पास ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल वेल्थ है। जितना भी टोटल वेल्थ है एक प्रकार से इंडिया का, उसका 40% जो है वो टोटल वेल्थ टॉप 1% मतलब शुरुआत के 1% के लोग में है। और जो नीचे के 50% हैं, नीचे के 50% लोग जो हैं इनके पास मात्र 3% वेल्थ है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिसमैच है। टॉप के 1% लोगों की मतलब संख्या की बात चल रही है, उनके पास 40% वेल्थ है और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% का वेल्थ है। तो आप समझ सकते हैं ये मिसमैच है। इसके अलावा मेन और वुमेन के बीच में भी मिसमैच है। मेन और वुमेन के बीच में क्या मिसमैच है कि जितने भी एम्प्लॉयड मैन हैं उसमें से 60% जो है वो रेगुलर सैलरीड हैं, मतलब उनका फिक्स है कि सैलरी उनको मिलती है, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो 19% आपके एम्प्लॉयड वुमेन हैं, मेन और वुमेन के बीच की इनइक्वालिटी मैं बता रहा हूँ, तो 90% जो एम्प्लॉयड वुमेन है वो रेगुलर सैलरी है। तो आप देख सकते हैं ये गैप कितना बड़ा है, 60% मेन और 90% वुमेन, तो ये रेगुलर है, ठीक है। तो ये एक मेन और वुमेन के बीच में है। इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जो है वो गरीब के लिए भी सेम प्राइस है, अमीर के लिए भी सेम प्राइस है, ठीक है। उस पर जो पेट्रोल पंप होता है उस पर गरीब को भी अपने गाड़ी में तेल डलवाना है, और कोई बहुत ही रिच व्यक्ति है उसमें कोई प्राइस का बहुत डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप कह सकते हैं। कोई भी बिस्किट का पैकेट खाते हैं या कोई चिप्स का पैकेट खाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। तो उस पे क्या है कि आपका दोनों को जो है सेम प्राइस पे करना है। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाता है कि मान लीजिए किसी के अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो उस पे जो भी टैक्स डिडक्शन होता है कंपनी डिडक्ट करती है, गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, बेसिकली वो पैसा एक प्रकार से या तो साथ साथ टैक्स डिडक्ट करते रहती है या साल भर में एक बार टैक्स डिडक्शन होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाता है जो सीधा आपके सैलरी से काट लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स को कहा भी जाता है कि भाई जो पुअर हैं उनके ऊपर एक प्रकार से निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये जितने भी जीएसटी हैं, फ्यूल टैक्स हैं, ये सभी एक प्रकार से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपका ऑक्सफाम ने ये रिपोर्ट के अंतर्गत निकाला। इसके अलावा जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है तो दो जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा आती है, एक आता है लॉरेंज कर्व और दूसरा आता है गिनी कोफिशिएंट। अब लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट के बारे में आपको दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले कर्व बना ही देता हूँ। ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, ठीक। इसमें वाई एक्सिस पे मान लीजिए आपका नेशनल इनकम है, मतलब टोटल इनकम जो भी आ रहा है, ठीक, कंट्री का। तो ये आपका नेशनल इनकम है और एक्स एक्सिस पे आपका पॉपुलेशन है, ठीक। आइडियली अगर इक्वालिटी होती, सभी लोगों के पास इक्वालिटी होती, समान रिसोर्सेज होते, समान पैसे मतलब इक्वली आते, तो ये ग्राफ जो है 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन लॉरेंज कर्व कहता है कि जो एक प्रकार से जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, जहाँ पे भी इनइक्वालिटी होती है वहाँ पे लॉरेंज कर्व कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि ये हाफ पैराबोला के रूप में इसे जाता है, ठीक। इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो सेक्शन को डिवाइड किया गया है। इसको मान लीजिए इस एरिया को, इसको मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। ये आपका ए हो गया। और इसके अलावा मैं अगर इस वाले एरिया को मैं इसे गोल गोल कर दे रहा हूँ, इसको मैं बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया है, ठीक, बी। ऐसा देखा गया ऐसा देखा गया जो ए है, ठीक है, सबसे पहले गिनी कोफिशिएंट डिसाइड किया गया, गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट कहा गया एरिया ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये वाला जो कर्व है ये आपका लॉरेंज कर्व है, जो कि दिखाता है कि एक प्रकार से क्या एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। आइडियली क्या होना चाहिए, ये आपका आइडियली होना चाहिए, ठीक, अगर इक्वालिटी होती। लेकिन ये लॉरेंज कर्व दिखाता है कि एक्चुअल क्या है, ठीक। अब देखिए ए अपॉन ए प्लस बी। अब सिंपल सी बात है, ए जीरो अगर हो जाए, ए जीरो हो जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब ये वाला जो कर्व मैंने बनाया है लॉरेंज कर्व वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर ए जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक। ए जीरो हो जाएगा तो ये आपका गिनी कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। और गिनी कोफिशिएंट जीरो का मतलब ये है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब जितने भी लोग हैं एक प्रकार से सब में बराबरी है। ध्यान रखिए, बराबरी का मतलब ये होता है कि हर सेक्टर में बराबरी होती है, चाहे बेसिक इनकम हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज होती हैं,
तो सभी जगह जो है बजटरी एलोकेशन हर सेक्टर पे जाता है। तो एक प्रकार से सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, तो सारे तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक प्रकार से एक्चुअली बराबर है। तो जीरो गिनी कोफिशिएंट एक मतलब ऑप्शन सीधा बन सकता है आपके प्रश्न में या आपके प्रीलिम्स में, चाहे पीसीएस हो यूपीएससी किसी में आ सकता है कि गिनी कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। तो जीरो जीरो अगर हो तो परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी मतलब इक्वल है। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है, ठीक, 1 का मतलब क्या हुआ कि आपका a अपॉन ए प्लस बी 1, और a अपॉन ए प्लस बी जो है 1 कब होगा बताइए। a अपॉन ए प्लस बी 1 कब होगा, जब ये पूरा ये जो लाइन है, ये जो आपका लाइन है मतलब b जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब b जीरो हो जाएगा मतलब ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि एक प्रकार से इक्वालिटी है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे चला है, मतलब यहाँ पे चला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका आपका b जीरो हो जाएगा तो आपका a अपॉन ए प्लस बी 1 आ जाएगा। तो गिनी कोफिशिएंट 1 ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको बस ध्यान रखना है कि 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है, परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो एक प्रकार से जो है ये आपको सभी टर्मिनोलॉजी गिनी को, ये आपके इकोनॉमी सेक्शन में आ जाता है, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व। और लॉरेंज कर्व आपको पता है नेशनल इनकम पॉपुलेशन के बीच में होता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी की को दर्शाता है। और गिनी कोफिशिएंट 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी। खैर इतना काफी होगा। तो लॉरेंज कर्व डिनोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, तो इनकम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और गिनी कोफिशिएंट डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी मतलब कितनी डिग्री है, एक प्रकार से इसका पैरामीटर हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आपका स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट का दौर चल रहा है, आप लोग कहीं भी जाते हैं, सब्जी वाले से लेके, फ्रूट सेलर से लेके, किसी भी किराने स्टोर से लेके, किसी भी मेडिकल की दुकान से लेके, यहाँ तक कि आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बेसिकली हर जगह डिजिटल पेमेंट्स का यूज हो रहा है, ठीक। डिजिटल पेमेंट आप देखेंगे धीरे धीरे इवॉल्व किया है। शुरुआत में डिजिटल पेमेंट के रूप में आप क्या करते थे, आपके पास डेबिट कार्ड होता था, हर बार वो डेबिट कार्ड का नंबर डालते थे इस प्रकार से, या एटीएम के थ्रू जाके बेसिकली आप कुछ करते थे, पैसा निकालते थे। उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आया तो हर दुकानदार जो है, थोड़े अच्छे दुकानदार के पास पॉइंट ऑफ सेल्स था, ठीक। पॉइंट ऑफ सेल में क्या था कि उनके पास एक छोटी सी मशीन होती थी, उसमें आप कार्ड स्वाइप करिए या कुछ करिए, उनको पेमेंट कर दीजिए। आज के टाइम में क्या है कि भाई बेसिकली यूपीआई सिस्टम जब आया, तो यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया 2016 में, किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यूपीआई एक प्रकार से अपने आप में रिवॉल्यूशन है। क्या रिवॉल्यूशन है इसमें कि भाई आप कभी भी 24/7, ठीक, किसी को भी पेमेंट करिए, 365 दिन करिए, ठीक। आपके पास एक सिंगल मोबाइल ऐप होगा, जैसे कि आपके पास कुछ लोग सिर्फ फोन पे यूज करते हैं, कुछ गूगल पे, और उसके थ्रू आप किसी को भी पेमेंट करिए, उसमें सारे के सारे बैंक अकाउंट का एक प्रकार से रहेगा, आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये सोचिए कितना रिलायबल सिस्टम ये आ गया। यूपीआई सेक्स आने के बाद भी देखा गया, ठीक है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस आने के बाद भी देखा गया कि अभी भी जैसे देश के आधे सबके पास तो स्मार्टफोन है। आप लोग जहाँ रहते हैं, सिटी में अगर रहते होंगे तो सबको दिख जाते होंगे भाई सबके पास स्मार्टफोन है। लेकिन अभी भी डाटा है आरबीआई के हिसाब से कि लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन कम नहीं होता है किसी भी देश के लिए। कई कंट्रीज होंगी जिनका पॉपुलेशन 40 करोड़ का आधा भी नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यूपी जैसी कंट्री जो है, इसका पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट के बराबर या उससे ज़्यादा है, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन हाँ बराबर है या ज़्यादा है, इतना तो फिक्स है। तो यूरोप की कई कंट्रीज को मिला दिया है, 10-15 कंट्रीज, उससे उससे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी का है। तो समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में किसी प्रकार का भी रिवॉल्यूशन लाने के लिए, चाहे डिजिटल पेमेंट, कोई आसान काम नहीं होता है। तो 40 करोड़ लोग, उनको भी आवश्यकता है डिजिटल पेमेंट का। आज का जो एक प्रकार से सिचुएशन ये हो गया है कि सबको कुछ ना कुछ मार्केट में जो है आजकल काफ़ी जगह जो है सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही लिया जाता है। तो वो उनको क्या किया जाए, जिनके पास फीचर फ़ोन है, जिनके पास स्मार्टफ़ोन यूज़ करने नहीं आता, जिनको स्मार्टफ़ोन यूज़ करने नहीं आता, जो बटन वाले हैं, ठीक है? कुछ बूढ़े लोग हो सकते हैं, कुछ महिलाएँ हो सकती हैं, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आता है। ऐसे हम लोग के घर में हो सकता है काफ़ी लोग जो जिनके मम्मी होती हैं, उनको आइडिया नहीं हुआ भाई कैसे यूज़ करना है, उतना ज़्यादा लिटरेट या एजुकेटेड नहीं है, हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फीचर फ़ोन को जो है एक प्रकार से किस प्रकार से इनेबल किया जाए डिजिटल पेमेंट के लिए, इसके लिए लाया गया आपका यूपीआई 123 पे, ये आरबीआई के द्वारा लाया गया, और यूपीआई लाइट, ठीक? तो ये 2 सर्विस दिया गया, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे, ठीक? तो ये दोनों क्या है? तो सबसे पहले, इससे पहले यूपीआई के बारे में आपको बता दिया, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एक प्रकार से जो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के लिए आप सभी यूज करते होंगे। मल्टीपल बैंक अकाउंट जो है एक प्रकार से सिंगल मोबाइल ऐप से लिंक्ड होते हैं, और 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक प्रकार से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए काम करता है, और ये आरबीआई और इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव था, ठीक है।
तो आरबीआई का इनिशिएटिव था एनपीसीआई, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत एक प्रकार से लाया गया था। ये नॉट प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है और कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है। तो यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट, ये दोनों क्या है? तो यूपीआई लाइट जो है यूपीआई 123 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, मान लीजिए किसी फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फीचर फ़ोन है मतलब कीपैड वाला फ़ोन है, तो उनके पेमेंट करने के लिए लाया गया है। इस यूपीआई 123 पे की अगर मैं बात करूँ, तो ₹5000 तक का इसमें पेमेंट किया जा सकता है, मतलब पर ट्रांज़ैक्शन एक बार में ₹5000 किया जा सकता है मैक्सिमम। और ये जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करिए, फास्टैग पे रिचार्ज करिए, या आप फ़ोन रिचार्ज करिए, या किसी आप दुकान पे मतलब पेमेंट करिए, या किसी से पैसा लीजिए, पैसा दीजिए। तो हर तरीके की सेवा देने के लिए ये आपका यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट तैयार है, ठीक? अब सिग्निफिकेंस क्या है? इस तरह का जो एक प्रकार से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो भी आपके यूपीआई ऐप्स आप लोग तो यूज़ करते हैं ना, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे, अमेज़न पे, भीम, ठीक? अब बेसिकली जो इसका सिग्निफिकेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से इससे क्या होगा, जो 40 करोड़ लोग अभी भी छूटे हुए थे फिलहाल, उनको एक प्रकार से इंक्लूड किया जा सकेगा, पहली बात। फाइनेंशियल सिस्टम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो बूस्ट होगा। ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सिस्टम में इंक्रीज़ होगी, ठीक? और इन आजकल सबको जो है एक प्रकार से रिलैक्सेशन चाहिए कि घर बैठे-बैठे चीज़ें हो जाए, बैंक नहीं जाना पड़े। तो एक प्रकार से इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और सेफ भी है, ऐसी बात नहीं है, सेफ और सिक्योर भी है, ठीक? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब एनहांस क्रेडिट एक्सेस, जैसे क्या हुआ कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, इसके अलावा इन सभी चीज़ों के अंतर्गत जो एक प्रकार से बैंक्स के अकाउंट खोले गए और गवर्नमेंट को जैसे बिचौलिए जो एक प्रकार से मिडलमैन होते थे, किसी सरकारी अफ़सर के हाथ में होता था कि भई जो भी जिनके पास भी जो है वेलफेयर स्कीम्स के पैसे जाने हैं, वो किस प्रकार से पहुँचाते हैं। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है कि भाई पैसे जो हैं गरीबों के बैंक अकाउंट पे या जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनके अकाउंट पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट फाइनेंस। अब स्टेट फाइनेंस हमेशा एक इश्यू रहता है। कुछ स्टेट्स बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे आर्टिकल 20 है, इसमें फाइनेंस कमीशन की एक प्रकार से 280 आर्टिकल 280 280 कि हर 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट एक प्रकार से फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ठीक है? ये आर्टिकल 280 वाला आपका प्रीलिम्स में जो है पीसीएस में मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज होते हैं, यूपीएससी हो गया आपका, या क्या कहते हैं, फाइनेंस कमीशंस हो गए, गवर्नर्स हो गए, इसके अलावा आपका सीएजी हो गया, इसके अलावा आपका अटॉर्नी जनरल हो गए, इसके अलावा ढेर सारे जो बॉडीज हैं, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स हो गए, ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। तो एक प्रकार से क्या कहते हैं, स्टेट फाइनेंस हमेशा कंसर्न रहता है, जहाँ कई स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दो, ताकि हमारे पास और फंडिंग आए सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है? तो इसके कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात आपको पता चले, इंडिया जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है? इंडिया जो है अपना एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर को भी जब एक प्रकार से देश आज़ाद हुआ, जैसे केसी वीरे थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है? तो केसी वीरे ने कहा, किसी और ने कहा, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन अलग तरीके से बोला कि किस प्रकार का फेडरलिज्म इंडिया का है। यहाँ पे सेंटर को कितने पावर्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेट को कितने पावर दिए गए हैं, किसको ज़्यादा पावर दे दिए गए हैं, ठीक है? जैसा कि 7th शेड्यूल इंडिया में डिसाइड करता है कि भाई किसको कौन-कौन सा लिस्ट दिया गया है। सेंट्रल लिस्ट में क्या आ जाता है, कौन-कौन से पावर्स आते हैं, स्टेट के पास कौन-कौन से एक प्रकार से अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। जो बच जाते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो कि जिन पे सेंट्रल स्टेट दोनों एक प्रकार से वो करते हैं। और रेसिडुअरी लिस्ट में जो होता है, जो ना ही कि सेंट्रल लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो आपका रेसिडुअरी लिस्ट में डाल दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में वैसे तो इंडिया का जो है एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक? सेंट्रल स्टेट के उसमें पावर्स डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार से प्रोविज़न बैठे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एक प्रकार से पावर्स जो हैं सेंट्रलाइज़्ड ही हैं, ठीक है? मोटा-मोटी पावर जो है सेंट्रलाइज़्ड ही हैं, जैसा कि आपको आइडिया है, ठीक? फिर भी ढेर सारे अधिकार जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू अलग सोर्स होता है, ठीक है? उनके पास भी जो है एक प्रकार से टैक्सेस आते हैं अलग-अलग फील्ड में, जैसे कि फ्यूल टैक्स को लेके आता है, और भी कई प्रकार के टैक्स हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, या कई हैं जैसे लिक्विड टैक्स, ठीक है? जो भी एक प्रकार से अल्कोहल है उसके ऊपर टैक्स, तो ढेर सारे टैक्स के उनके भी सोर्सेज हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक? इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज जो है आपका क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। सेस सरचार्ज में बेसिक डिफरेंस आपको
सेस जो है किसी टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, और सरचार्ज क्या कहते हैं, चार्ज ऑन टैक्स। तो सेस में क्या होता है, किसी कोई भी इनकम है, ठीक, किसी स्पेसिफिक पर्पज से सेस लगाया जाता है। स्वच्छ भारत सेस, हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, किसी भी टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है कि भाई एक बार वो काम पूरा हो गया उसके बाद उसको हटा दो, ठीक। सरचार्ज क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि भाई 50 लाख से अगर ऊपर हो तो जो भी एक प्रकार से अमाउंट होगा उस पर जो भी टैक्स आएगा उस पर फर्दर एक चार्ज लगाया जाएगा, ठीक, इस प्रकार से है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जो हमेशा इशू रहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो होता है हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है कि भाई जितना भी अमाउंट आ रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग जो है फिस्कल डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जितना पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका टैक्स नॉन टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेब्ट टू डेब्ट जीडीपी रेशियो क्या हो गया कि जो कंट्री के लेवल पे बात की जाए तो कितना डेब्ट है अपॉन जो भी जीडीपी की वैल्यू है। अगर स्टेट के लेवल की बात की जाए किसी स्टेट की, तो डेब्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीएसडीपी रेशियो, ठीक, तो ये स्टेट के लेवल से हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो भाई फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट ने, देखा गया रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो गया, मतलब पैसे एक प्रकार से नेगेटिव में चल रहे हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया, सिंपल सी बात है, एक प्रकार से सही नहीं है, जो किस प्रकार से जो है कम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात कि इन सभी के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, इन सभी के पीछे जो है वो कंसर्न क्या हो सकते हैं। एक जो कंसर्न है आपका वर्टिकल इम्बैलेंस, कि स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं इसे जीएसटी के बाद भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कई बार फंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक। इसके अलावा हॉरिजेंटल इम्बैलेंस, हॉरिजेंटल इम्बैलेंस क्या है कि भाई जो पॉपुलिस्ट स्कीम है, पॉपुलिस्ट स्कीम आपको पता है, आप लोग चुनाव देखते होंगे हर 5 साल पे स्टेट गवर्नमेंट के आते ही रहते हैं। अभी फिलहाल हाल में ही पंजाब में हुआ था, और भी होते ही रहते हैं किसी ना किसी स्टेट में, तो देखेंगे भाई वहाँ कस्में वादे बहुत होते हैं। हमारी सरकार आएगी तो आपका ये लोन माफ कर देगी, हमारी सरकार आएगी तो बिजली माफ कर देगी, हमारी सरकार आएगी तो एक प्रकार से आपका पानी का बिल माफ हो जाएगा, ठीक है, बस में किराया माफ हो जाएगा, ये माफ हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है जो कि सीएम बनने जा रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आएंगे तो माफ कर देंगे, ठीक। अब माफ कर देंगे, ठीक है, कहाँ से माफ करेंगे, सिंपल सी बात है, एक प्रश्न उठता है कहाँ से माफ करेंगे, ठीक। ऑब्वियसली जो अपने जेब से तो देंगे नहीं, किसी के भी जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं, किसी के भी जेब में कि हजारों करोड़ रुपया माफ कर दे, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रेवेन्यू आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रेवेन्यू आएगी, वो रेवेन्यू टैक्स के थ्रू आ सकती है, वो रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकती है, वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू जो भी आती है, ठीक है, जो भी एक प्रकार से उनको मिलते हैं रिसोर्सेज, उसके थ्रू हो सकती है। तो वो रेवेन्यू में से ही उस रेवेन्यू का खर्च कहाँ होना था, होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, होना चाहिए था कुछ इंडस्ट्री वगैरह डालने में, होना चाहिए था हॉस्पिटल बनाने में, होना चाहिए था स्कूल बनाने में, होना चाहिए था एग्रीकल्चरल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन कर कहाँ दिया, किसी बैंक, कोई बैंक ने मान लीजिए हजारों किसानों को करोड़ों रुपए दिए, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए दिए, एग्जाम्पल बैंक ने 1000 करोड़ रुपए दिए किसानों को, बैंक को पैसा वापस मिलना था किसानों से, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो भी रेवेन्यू थी जिसका ढेर सारा काम हो सकता था वो पैसा दे दिया बैंक को वापस। इमीडिएटली क्या हुआ कि किसानों का चलिए ठीक है, किसी का 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख किसी का मान लीजिए बैंक के पास कर्जा था, छूट गया, ठीक है, रिलीफ मिला, नो डाउट, लेकिन परमानेंट इलाज ये है नहीं। और आरबीआई भी कई बार कर चुका है, कई एक प्रकार से एजेंसीज इकोनॉमिकल एक प्रकार से ग्लोबली लेवल पे भाई कि ये सही नहीं है। इससे क्या हुआ कि एक तो जहाँ पे खर्च होने चाहिए थे, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता था, जहाँ पे भविष्य में एक प्रकार से कैपिटल कुछ इन्वेस्ट करते तो वहां से कुछ पैसा जनरेट होता, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम बूस्ट होता, वो किया नहीं, माफ कर दिया। और डेब्ट ट्रैप ये क्या है कि भाई किसानों को तो ऐसी बात है नहीं कि एक बार आपने कर्ज माफ करे दोबारा कर्ज में पड़ेंगे नहीं, उनको तो हर साल खरीफ और रबी फसल उगानी है, हर साल उनको सीड्स चाहिए, हर साल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर साल सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उनको हर साल जो है एक प्रकार से मार्केट ले जाने के लिए चाहिए, उनको हर साल एमएसपी चाहिए, तो उनके तो भाई खर्च तो हर साल की है, ठीक है। जब तक उनको आप एक प्रकार से स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तो सिर्फ पैसे देने से तो काम चलने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका जो है काम नहीं चलने वाला। तो ये सारे पॉइंट्स एक प्रकार से कंसर्न है, ठीक। तो ये एक पॉइंट है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास खर्चे की वो है। इसके अलावा और क्या पॉइंट आपको लग रहा है?
इसके अलावा एक ये है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ स्पेशल स्टेट है आ जाते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गया और जो आपका जम्मू कश्मीर हो, जो यूटीज वगैरह हो गई, ठीक है, वहाँ पे तो क्या होता है कि 90 वाई, जैसे यूटी में तो 100% होता है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक प्रकार से वो होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है, हिमालयन स्टेट होता है, ये सब 90-10 का रेशियो होता है कि मान लीजिए कोई भी स्कीम है, ठीक, कोई भी स्कीम है, हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी तरह का स्कीम है, चाहे पानी की स्कीम हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। लेकिन मोटा मोटी मैक्सिमम स्टेट का क्या रूल है कि कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड का मतलब आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ 40%, 60% देती है, स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है, ठीक। स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये एक प्रकार से इनके लिए खर्चा हो जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फिर भी 100% जो है एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम का खर्च उठाती है। ये सारे पॉइंट्स एक प्रकार से हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे तो हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, मान लीजिए पुराने कुछ बोरोइंग्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास खर्चे कम मतलब बढ़ते हैं तो भी कहीं से बोरो करती है। इसके अलावा पेंशन के लिए पैसे देती है, सर्विस से जितने सारे मतलब अधिकारी काम कर रहे हैं, स्टाफ्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके खर्चे, तो ढेर सारे पॉइंट्स हो जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास खर्चे बहुत हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, और इन कंपेरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास जो है उतनी फंडिंग आती नहीं है। नेक्स्ट आपका आ गया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है एक प्रकार से नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रकार से क्या है ये, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ होते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में क्या देंगे, छोटे मोटे लोन। किसको देंगे, ऑब्वियसली छोटे मोटे लोन जो कुछ गरीब लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, या उनको बेसिकली क्या है, छोटे उनको जो है लोन्स मिलते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन्स, मतलब बिना किसी गिरवी के, कुछ भी आपको मतलब देना नहीं पड़ेगा, जमीन का कागजात फलाना ढिकाना, कोलेट्रल फ्री लोन्स। शुरुआत में क्या था कि 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, ठीक है, उसको जो है बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया कि 3 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक। तो एक प्रकार से जो है आपको माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि फाइनेंशियल सर्विस देती है, छोटे मोटे लोन देती है पुअर्स को, लो इनकम होल्ड्स को, लो इनकम हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो इसमें आपके माइक्रो लोन्स आ गए, माइक्रो सेविंग्स आ गए, माइक्रो इंश्योरेंस आ गए, तो ये आपको पहली बात पता होना चाहिए। तो ये जो लोन मिलते हैं इनके एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होते हैं, इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं जो कि बाकी बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी अपेक्षा। तो इंटरेस्ट रेट, तो फ़ायदा क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो लोन प्रोवाइड करती है उसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, पहली बात, कि जो भी एक प्रकार से। इसके अलावा जो है आरबीआई, आरबीआई जो है मेन रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती हैं, इसका मेन तो एक प्रकार से आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। और ये जो माइक्रो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है ये एक प्रकार से मालेगांव कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था और आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था आपका एक प्रकार से एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो इसमें कई एक प्रकार से आ जाते हैं जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें कई इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि बंधन बैंक का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बंधन बैंक। इसके अलावा आपने सुना होगा उज्ज्वला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसके अलावा अन्नपूर्णा फाइनेंशियल, मुथूट माइक्रो फाइनेंशियल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये ढेर सारे जो है एक प्रकार से इस इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ इनिशिएटिव्स जो कि इसके द्वारा लिए गए हैं माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, जिसका के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के बारे में। तो मुद्रा योजना क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, ये आपका पीएम मुद्रा। तो एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है और फंडिंग देती है नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस, तो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर, ठीक है, और कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इनको फंडिंग दी जाती है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा के अंतर्गत। और लोन जो है इसमें दिए जाते हैं 3 सेक्टर में, 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर, तरुण, ठीक। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। शिशु मतलब 50,000 से कम का लोन देना हो, 50,000 से कम का। किशोर में आपका 50,000 से 1 लाख तक का लोन अगर देना हो, ठीक है, 1 लाख तक का। और तरुण में आपका 1 लाख से लेके 2 लाख तक का लोन देना हो, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ये आपको प्राइम मिनिस्टर
मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी और लिमिटेड। और ये जो है आपका मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्मॉल बिजनेस सेक्टर में दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में चूंकि बात चल रही है, इसके फायदे क्या हैं, तो लिखा हुआ है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री क्रेडिट। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, कुछ किसी को कुछ लोन मिलेगा, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसी सेक्टर में जो है वो जाके खर्च करेगा, तो इकोनॉमिकली एक प्रकार से जो है पिरामिड जो भी बॉटम में है, ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी सेक्टर हो इंडिया में, सर्विस सेक्टर भले ही जीडीपी का इतना बड़ा रेशियो हो, एग्रीकल्चर ठप अगर पड़ गया ना, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ये एक ऐसा सेक्टर है ठप पड़ गया, तो खाने पे जो है समस्याएं आ जाएंगी लोगों को, समझ रहे हैं ना, आपको रोटी नहीं मिलेगी। तो जो एक प्रकार से जो बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड है, जो सबको फीड कर रहा है, उसको किस प्रकार से बूस्ट किया जाए। पॉवर्टी एलिविएशन, ऑब्वियसली इनको लोन्स मिलेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा देखा गया कि भाई जितने भी सेक्टर्स हैं ये वाले छोटे मोटे सेक्टर्स, कुछ अगर ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें वुमेन का एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। और ज्यादातर जितने भी फैसिलिटी दिए गए हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, वो बेसिकली वुमेन को फैसिलिटी दिए गए हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी ही, अगर पैसे आएंगे कुछ ना कुछ, मान लीजिए कुछ छोटा मोटा ठेला, कुछ इनोवेटिव ऐसा कुछ डाल सकते हैं वो, ठीक है। आप लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर से देखने में छोटे मोटे शॉप्स दिखते हैं, तो कुछ तो वहाँ पे लोग बेसिकली फंडिंग, ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा कुछ शॉप्स खुलेंगे, छोटे मोटे मार्ट, छोटे से मतलब ठेले बेसिस पे भी जो है आप देखते देखते होंगे कि भाई चाय की बहुत अच्छी टपरी लगा देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव अपना सोचेंगे, उसके हिसाब से कुछ पैसे जेब में आएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑफर नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सोशल इक्विटी, तो ये आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, ये आपका जो है टॉपिक आ जाता है, कई बार न्यूज में आता रहता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये आपका फोर्स में 2016 में, और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर टाइम बाउंड मार्केट मैकेनिज्म टू एड्रेस द इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स। तो जो भी एक प्रकार से कोई फर्म हो, कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से रिजॉल्व करना है, और एक सिंगल लॉ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए किस प्रकार से बनाया जाए। 4 पिलर हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के, 4 पिलर हैं, ठीक है। एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लिखा हुआ है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो कि रेजोल्यूशन प्रोसेस में मदद करते हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको, इंसॉल्वेंसी का इनको आइडिया नहीं है। इसका इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है जिसमें जितने भी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होते हैं, यहाँ स्टोर होते हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक प्रकार से रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसके अलावा आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने बता ही दिया, जहाँ डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक, तो इसके लिए ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो कि एक प्रकार से डेब्ट रिकवरी में क्या करती है, क्या कहते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि मान लीजिए कोई कंपनी है, एग्जांपल बता दो इंसॉल्वेंसी क्या होता है और बैंक्रप्सी क्या होता है। कोई कंपनी है, ABCD कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। अब ये कंपनी जो है इसने बड़े बड़े सपने देखे कि भाई मैं 1000 करोड़ कंपनी बनूंगा, मैं 500 करोड़ कंपनी बनूंगा, ठीक है। इस चक्कर में इस कंपनी ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकता है, इसने एम्प्लॉय वो कर लिए, सब कुछ चीजें कर ली, तो इस कंपनी ने ठीक ठाक पैसे जो है खर्च कर दिए, ठीक। पैसे कहाँ से खर्च किए, इसके पास पैसे थे नहीं, ठीक। इसने लोन ले लिया, तो कहीं से मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो बैंक से लोन ले लिया। इसके अलावा अपने रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से जो है कुछ पैसे ले लिए, कुछ मार्केट में कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे ले लिए। कुछ इन्वेस्टर भी होते हैं ना कि भाई आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, फलाना ढिकाना, शार्क टैंक, ये वो, हाँ। तो ये सारे पैसे जो है कहीं से उठा लिए इसने। अब बेसिकली जो है इसने कई जगह से पैसे लिए, कंपनी चलाने की पूरी कोशिश की, इसमें कोई गलती नहीं है इसकी, कंपनी चलाने की कोशिश की। इन कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी जो है मेहनत के अलावा, स्ट्रेटजी के अलावा ढेर सारी चीजें, मार्केट फैक्टर्स होते हैं, चल नहीं पाई कंपनी, कंपनी लॉस में चली गई। अब इसकी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़े, ये बेचारा जो है अब हार मान चुका है, ठीक है। तो अब बैंक वाले को अपना इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो एसेट है वो उनका बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं आ रहा है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ठीक है। रिलेटिव्स भी कब तक चुप रहेंगे, इन्वेस्टर्स को भी पैसे चाहिए, क्योंकि सबका एक प्रकार से कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होता है। कोई किसी को पैसे देता है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ एक प्रकार से लालच भी होता है। तो बैंक भी जो है बहुत लालची संस्था होती है, ऐसे पैसे नहीं देती है, आपका सब कुछ चेक करती है, अगर लोन देती है तो वापस उसका कुछ ना कुछ होता है कि भाई मुझे बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे बैंक चलता रहेगा, लैंडिंग प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना।
तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक, तो अभी कुछ इंसॉल्वेंसी जो है उसके लिए एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कुछ चेंजेस वो रिकमेंड किए हैं। तो अब इंसॉल्वेंसी होता क्या है? ठीक है, कि भाई अब कंपनी चल नहीं पाई, एक सिचुएशन आया कि कंपनी जो है, जो डेब्ट जो कर्ज उसने लिया था वो उसको वापस नहीं कर पा रही है, बैंक को वापस नहीं कर पा रही है, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको वापस नहीं कर पा रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वापस नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब यही चीज जो है एक प्रकार से कोर्ट में चला जाए, ये केस जो है कोर्ट में चला जाए, चाहे वो बैंक लेकर चला जाए या कोई इन्वेस्टर लेकर चला जाए या रिलेटिव लेकर चला जाए कि भाई कोर्ट में कि इसने हमारे पैसे लिए और वापस नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कोर्ट ने या किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने एक प्रकार से कह दिया कि भाई ये वापस नहीं कर सकता, स्थिति में है ही नहीं कि वापस कर रहा है। तो पहली जो कंडीशन ये हुई, जब वापस नहीं कर पा रहा है तो इंसॉल्वेंसी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो उसके बेसिकली कंडीशन ही नहीं है वापस करने का और कोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया, ठीक है, या गवर्नमेंट एजेंसी ने ट्राइब्यूनल ने एक्नॉलेज कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? बैंकरप्सी। ठीक है, सिचुएशन आ गई बैंकरप्सी की। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होता है। इसके लिए एक प्रकार से प्रोफेशनल्स अलॉट होंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, और वो बेसिकली क्या करेंगे कि एक ऐसा कुछ सबको, कंपनी का मालिक भी होगा, बैंक के भी लोग होंगे, मतलब बैंक के जो भी मेंबर्स होंगे, स्टाफ होंगे, बैंक होगा और रिलेटिव होंगे, इंसेस्ट होंगे, उन्हें बेसिकली एक आपस में एग्रीमेंट होगा कि भाई कंपनी भविष्य में इतने में बिकेगी, इस प्रकार से इसका रिजोल्यूशन किया जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा और आपस में इशूज को जो है जो भी है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जिसको जितने पैसे हैं इतने समय में इतने मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से जब प्रोसेस को सुलझाने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया जाए और फालतू का समय इसमें बर्बाद ना हो, बैंक का भी काम हो जाए, इस कंपनी का भी बेसिकली राहत मिल जाए और रिलेटिव और इन्वेस्टर जो पैसे थे उनके भी वापस मिल जाए। तो ये एक प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। बस यही सब चीज़ें हैं और इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। इससे क्या होगा, एक प्रकार से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ढेर सारी, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे बैंक हैं, ढेर सारी कंपनी है, ढेर सारी इंसॉल्वेंसी वाले इशूज हैं, कोर्ट में फालतू केसेस जाते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है जो कंपनी से रिलेटेड जो भी इशूज हैं, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है जो भी डेब्ट रिकवरी से रिलेटेड इशूज हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए। और इन्वेस्टर्स, मान लीजिए कहीं इन्वेस्टर्स अपना, जैसे ये इन्वेस्टर है, इसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा इन्वेस्ट करने का, किसी एक कंपनी को दिया पैसा डूब गया, दूसरे कंपनी में पैसा डूब गया, तो क्या होगा? इसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आगे से पैसे नहीं देगा तो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रभावित होगी, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी जो है बूस्टअप होगा। इसके अलावा हेल्थ क्रेडिट फ्लो, तो क्रेडिट फ्लो के प्रकार से जो है वो बना रहेगा हेल्थ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, लोन लॉस प्रोविजन। अब ये लोन लॉस प्रोविजन जो है ये क्या है? तो लोन लॉस प्रोविजन जो है टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या है? टर्मिनोलॉजी है। तो आरबीआई ने जो है बोला कि भाई अब हम लोग एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच पे चलेंगे। एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच, इस बात को इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि ये एक प्रकार से बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, अब ये जो है मान लीजिए कम पैसे देती है किसी एक कंपनी को 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़, 1 CR। ठीक है, तो किसी कंपनी को पैसे दिया 1 करोड़ रुपया, कंपनी जो है चल नहीं पाई या कुछ भी लॉस हुआ, कंपनी वापस नहीं कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन मान लीजिए कि इसने 90 लाख रुपए वापस कर दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हटा दीजिए, तो 1 करोड़ लिया था, 90 लाख वापस किया। अभी 10 लाख मान लीजिए एनपीए चला गया। ठीक है, 10 लाख एनपीए चला गया, तो पैसे अभी वापस उतने नहीं मिल रहे हैं जितने समय में उसको मिलने चाहिए थे। ठीक है, अब जो भी पैसा किसी को बैंक देती है वो उसके लिए एसेट होती है, और जो भी हम लोग पैसा बैंक में डालते हैं, बैंक रखते हो, वो बेसिकली बैंक के ऊपर लायबिलिटी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि इसमें प्रोसेस ये है, लोन लॉस प्रोविजन में आरबीआई बोली बैंकों को कि भाई तुम प्रॉफिट भी तो अर्न करते हो। प्रॉफिट कहाँ से अर्न करते हैं? मान लीजिए एक जगह पैसा बैंक का डूब रहा है, लेकिन 10 लोगों को लोन दे रखा है बैंक ने, वहां से कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। और लोन अगर आप देखेंगे, आपने कोई लोन लिया होगा या आपको आइडिया होगा, मान लीजिए आप बैंक से 10, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल तो बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैंक से आप 5 लाख लोन ले रहे हैं, आप बैंक से 5-6 साल के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, 5 लाख लोन 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप पूरा ऐड करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए 8%, 9%, 10% पे आपको लोन मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो बेसिकली आप लिए थे 5 लाख, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं उसको 8 लाख, 9 लाख, तो बैंक जो है 3-4 लाख रुपया कमाई, भले ही 3-4 साल में कमाई, लेकिन कमाई। ठीक है, 5 साल में कमाई, तो कई जगह से पैसे आ रहे हैं। तो बैंक ने को बोला गया कि भाई जो भी तुम प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कुछ पोर्शन, मान लीजिए बैंक जो है 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, ठीक, एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक साल में 10 लाख कमाए, ठीक, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमाती है, तो 10 लाख में से इसका जो है
कुछ पोर्शन मान लीजिए 1 लाख रुपया आप किनारे रख दो, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर 1 लाख किनारे रख दो, फिर प्रॉफिट आएगा, 1 लाख किनारे रख दो। ताकि ये इसलिए तुम किनारे रखो, अगर भविष्य में कोई भी एनपीए क्रिएट होता है, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है, तो वो तुम्हारा इसी से जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए, समझ रहे हो ना, माइनस प्लस हो जाए, तुम्हारा जो मेन इनकम है उसमें ज़्यादा प्रभावित ना हो। ठीक है, तुम्हारा पैसे किसी को देने के लिए लेंडिंग प्रोसेस में तुम्हारे ठीक ठाक पैसे हो, बाकी तुम पैसे इन्वेस्ट करो, मार्केट में करो, बॉन्ड्स में करो, जहां करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर में करो। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है लोन लॉस प्रोविजन ये है कि भाई कुछ पैसा किनारे प्रॉफिट का कर दो एनपीए के लिए। ठीक, तो पहले जो था एक प्रकार से, पहले जो था वो अलग सिस्टम था एक प्रकार से। अभी क्या है कि भाई बैंकों से बोला गया है कि आप एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच पे चलो। अभी बैंकों से कहा गया कि भाई पहले क्या था कि इनकर्ड लॉस, भाई कुछ पैसा हो गया, बैंक चुपचाप बैठी होती थी छुपा के। ठीक है, कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब हो गया तब सोचते थे कैसे रिकवरी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे डिजॉल्व करना है, कैसे। अब क्या है कि भाई बैंक 3 स्टेज पे किसी भी कंपनी को 3 स्टेज पे रखेगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब बैंक ज़्यादा अलर्ट रहेगी। जहां देखिएगा भाई शुरुआत में इंटरेस्ट पेमेंट आना रुक गया या कोई इशू है, उसको स्टेज 1 में डाल देगी। उसी के साथ साथ अपना कुछ एक अकाउंट बनाए रहेगी, उस अकाउंट में पैसे जमा करते रहेगी, इस एनपीओ को वो करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। स्टेज 2 पे रहेगा तो और पैसे बढ़ा देगी, स्टेज 3 पे रहेगा तो और पैसे बढ़ा देगी। इस प्रकार से बैंक जो है पहले से तैयार रहेगी। इसी अप्रोच को कहा गया एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच, ELB। ठीक, खैर अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, इनलैंड वाटरवे इन इंडिया। अब इनलैंड वाटरवे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होता है, लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है कि भाई कोई भी सामान आपके पास आता है, मान लीजिए आप पेन लिख रहे हैं, जिस पेन से आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप कुछ स्टील का बर्तन यूज कर रहे हैं, तो स्टील का बर्तन सीधा क्या जमीन से स्टील का बर्तन थोड़ा ना निकलता है, समझ रहे हैं ना, कहीं से भाई ओर की माइनिंग हुई होगी, वहां से आयरन लग किया होगा, आयरन से क्रोमियम मिलाया गया होगा, फिर स्टील बना होगा, फिर स्टील जो है कहीं गया होगा किसी फैक्ट्री में, वहां से कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना होगा, फिर उस प्रोडक्ट से फाइनली जो है स्टील बना होगा। इसी प्रोसेस में एक तो एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रोडक्ट का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहां से लेके छोटे मतलब किसी बड़े फैक्ट्री तक, फिर वहां से मान लीजिए किसी छोटे फैक्ट्री तक किसी कंपनी के पास, फिर वो कंपनी जो है उसको पैकेज उकेज करके मार्केट में भेजेगी, मतलब किसी गोडाउन में, फिर गोडाउन से डीलर, डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट आप समझते हैं कि भाई इन सभी प्रोसेस में काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। पैसा लगेगा तो फिर मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसकी प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो कंपटीशन जो है बाकी प्रोडक्ट्स को दे नहीं पाएगा। तो इन सभी ढेर सारे इश्यूज हो जाते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में। तो उसमें देखा गया कि ये 3 चीजें होती हैं, एक होता है रोडवे। ज्यादातर देखा गया भी ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में भी रोडवे के थ्रू हो रहा है, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर रोडवे के थ्रू हो रहा है। रोडवे के साथ समस्याएं क्या हैं, एक तो फ्यूल कंजम्पशन, एक तो फ्यूल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात, इंडिया में ऑयल की, एनर्जी की रिसोर्सेज जैसा कुछ ऑयल का, फ्यूल का रिजर्व भी नहीं है इंडिया में। इंडिया इंपोर्ट ही करता है, इराक से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, हाल में रसिया से किया। तो एक तो ये आपका है, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन। इसके अलावा कॉस्ट, कॉस्ट देखा गया जब चेक किया गया रोडवे का, फिर चेक किया गया रेलवे का, और फिर चेक किया गया आपका वाटरवे का। वाटरवे में आपके जो इनलैंड वाटरवे हैं, ठीक है, चाहे आप ओशियन वाटरवे की, तो वाटरवे का कॉस्ट सबसे कम आया, कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है, बाकी कंपेरिजन में। और ऐसा भी देखा गया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज, हमारा यूएसए हुआ, चाहे कई कंट्रीज हैं, तो उनका जो देखा गया वाटरवे पे डिपेंडेंट ज्यादा है। और एंशियंट हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ेंगे तो वाटरवे काफी एक प्रकार से जो है यूज किया जाता था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो एक प्रकार से जो है नेशनल वाटरवे आपको पता होना चाहिए, और ये आपके प्रीलिम्स में भी है, मैंने देखा है, पूछा गया है कि शुरुआत में 5 वाटरवे थे, बाद में 2016 में कुल मिला के 111 वाटरवे नेशनल वाटरवे दर्जा दिया गया, ठीक है। और सारे के सारे अभी डेवलप्ड नहीं है, डेवलप किए जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के 13 वाटरवे जो है एक प्रकार से ये डेवलप्ड है। और इसमें से आपको शुरुआत का ये 4-5 जो है ये बिल्कुल याद होने चाहिए, कौन कहाँ पर है, कौन से 2 रिवर के बीच में। और वाटरवे सिंपल सी बात है, इनलैंड वाटरवे है तो किसी ना किसी रिवर के उस पे ही होगा। ये रिवर वाटरवे क्या है, रास्ता पानी के ऊपर, ठीक है।
तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा आपका सपोर्ट किया जाता है इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेशनल वाटरवे वन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, हल्दिया बंगाल, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। और इंडियन वाटरवे अथॉरिटी जो है एक प्रकार से 1986 से ही है और जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट का एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। इसके अलावा आपका 2, 3, 4 कई वाटरवे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सभी आपको कम से कम 1 to 4 तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वाटरवे वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट हैज ओनली 0.5% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट अभी भी ये वाटरवे के थ्रू हो रहा है वो ओशियन के थ्रू ही हो रहा है, इनलैंड का बहुत ही कम प्रयोग हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी मैंने आपको बोला ये 4 तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल कुछ नहीं होता है, आप कपड़े पहनते हैं, आप पैंट पहनते हैं, आपके पास एक अच्छा सा बैग होता है, ठीक है, एयर बैग होता है, कोई पैराशूट लेके कूद जाता है आसमान से, ठीक है। कार में सीट बेल्ट होती है, कार की सीट होती है, काफ़ी जगह बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ढेर सारी चीज़ें टेक्सटाइल से बनी होती हैं जो कि उनके फैब्रिक्स अलग अलग होते हैं, फंक्शनल फैब्रिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जो है हर जगह अलग अलग होता है। तो आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से रिवॉल्यूशन लाया जाए। इसमें कुल मिला के 12 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया। मेरिटेक, जैसा कि आप लोग जो आप देखे होंगे बेसिकली कोरोना के टाइम्स में हर कोई जो है वो मास्क यूज कर रहा था। मास्क भी कई प्रकार के होते हैं, मास्क कुछ पॉल्यूशन से बचाने के लिए होते हैं, कुछ इन्फेक्शन से बचाने के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा मोबिटेक, एयरबैग, हेलमेट्स, नायलॉन टायर्स, ठीक है। इसके अलावा ओइकोटेक, पैकटेक, प्रोटेक, स्पोर्टटेक, जूते भी कई आप टेक्सटाइल्स के मटेरियल से बने होते हैं, एग्रोटेक। तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स किस प्रकार से बनाया जाए, इसका एक मार्केट इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे किस प्रकार से इंडिया वो हो सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कर पाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। इंडिया currently share $20 share is around $20 billion ऑफ वर्ल्ड मार्केट। और वर्ल्ड का मार्केट 250 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और 8% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट जो है इस सेक्टर में है। तो इस सेक्टर को किस प्रकार से विकास किया जाए। और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च भी किया था। और इंडिया जो है ग्लोबल लीडर किस प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर में बन सकता है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। और ठीक है, टेक्सटाइल्स में भी अलग अलग राज्यों में जो है बेसिकली अलग अलग नाम से अलग अलग वहाँ का वो है, वो भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, तो वो सभी आप लोग देखिएगा, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट $40 बिलियन का है बाय 2024। एक प्रकार से टारगेट लिया गया है कि भाई 2024 तक डोमेस्टिक मार्केट जो है अपने को $40 बिलियन है। बिलियन डॉलर समझ रहे हैं, 1 बिलियन इक्वल टू 10 पावर 9, ठीक, 10 पावर 9। 1 मिलियन 10 पावर 6, 1 बिलियन में 3000 मिलियन, ठीक है। तो एक प्रकार से इतने $1 बिलियन का अपने को मार्केट बनाना है। और फायदे क्या है टेक्निकल, कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, फ्लेक्सिबल, कॉन्टिन्यूस, लाइट वेट, ठीक है। तो ये सभी फायदे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक प्रकार से जो है ये ऑब्जर्व कर रही है, इसके अंतर्गत ये स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। और इंडिया में जो कि अच्छे टाइप के टेक्सटाइल बनानी है, ठीक है, फंक्शनल सर्विस बनाने हैं, तो अच्छी कंपनी होनी चाहिए और स्किल्ड लेबर फोर्स होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल सही होना चाहिए। पता चला पैराशूट लेकर कोई कूद रहा है, रास्ते में पैराशूट ही फट गया तो फिर इंसान भी निकल जाएगा, ठीक है। खैर, तो हम लोग जो है आज इकोनॉमी सेक्शन में देखे टॉपिक्स, बहुत डिटेल में देखे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।